दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईओ आरओ एग्जाम्स के शॉर्ट्स वीडियोस के बारे में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नगर पालिकाओं के गठन और शासन की बात की जाती है, जिसमें धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 50 तक रहती है। टोटल मिला के 48 धाराओं से दोस्तों ये अध्याय बना हुआ है दोस्तों, जिसमें धारा नंबर जो 3 है वो नगर पालिकाओं के परिसीमन की बात करती है। नगर पालिकाओं के परिसीमन का मतलब होता है नगर पालिका के क्षेत्र को कम या ज्यादा करना। ये पावर दोस्तों राजस्थान सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास रहता है। परिसीमन का जो निर्धारण वो कलेक्टर के द्वारा किया जाता है और दोस्तों उसका फाइनल जो किया जाता है वो राज्य सरकार तय करती है, और जो भी खर्चा आता है वो नगर पालिका के द्वारा दिया जाता है। बात यह आती है दोस्तों कि धारा नंबर 3 में नगर पालिकाओं के परिसीमन की बात आती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करना या दोस्तों किसी क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर करना, जोड़ना, घटाना, ये सारी जो प्रक्रिया रहती है वो धारा नंबर 3 से संबंधित है। इसके अंतर्गत दोस्तों जब भी ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो 6 महीने के अंतर्गत सदस्यों के निर्वाचन किया जाता है, नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है अगर नगर पालिका की कार्य अवधि 6 महीने से ज्यादा है तो। ओके मित्रों, उसके साथ साथ धारा नंबर जो 4 है वो ये कहती है कि राज्य सरकार के पास ये पावर होता है कि वो नगर पालिका को जो भी उसके लिए अनुपयुक्त प्रावधान है उनसे जो छूट दे सकती है कि आपको इन प्रावधानों को मानने की जरूरत नहीं है। छूट देने का प्रोविजन धारा नंबर 4 में दिया गया है। दोस्तों धारा नंबर जो 5 है दोस्तों वो कहती है नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन की बात करती है। नगर पालिका जिसे निगमित निकाय कहा जाता है। धारा नंबर 5 के अनुसार दोस्तों नगर पालिकाओं की स्थापना और दोस्तों गठन की बात आती है। दोस्तों स्थापना और निगमन की बात आती है, जिसमें 3 क्षेत्र है। संक्रमणीय क्षेत्र दोस्तों जो 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या होती है उसे संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं, जहां पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र दोस्तों उसे कहते हैं जो 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी होती है दोस्तों, वहां पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा। और दोस्तों आपका जो होता है वृहद नगरीय निकाय होती है वो 5 लाख से अधिक की जो आबादी होती है उसे वृहद नगरीय क्षेत्र कहते हैं, जहां पर नगर निगम का गठन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 5 की बात करें। धारा नंबर 6 में दोस्तों नगर पालिका की संरचना की बात आती है, जिसमें दोस्तों मूल अधिनियम में न्यूनतम वार्डों की संख्या 13 थी, लेकिन वर्तमान संशोधन के आधार पर न्यूनतम वार्डों की संख्या दोस्तों कितनी है? 20 है। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड में 1 होगा, यानी दोस्तों 20 निर्वाचित सदस्य होंगे। पदेन सदस्य वहां का एमएलए और एमपी होगा जिसे मत देने का पावर होगा। और मनोनीत सदस्य वो मूल अधिनियम में नहीं थे, लेकिन बाद में संशोधन करके दोस्तों मनोनीत सदस्य रखे गए। नगर परिषद में 6 होंगे, नगर पालिका में 6 होंगे, नगर परिषद में 8 होंगे और नगर निगम में 12 होंगे। इन मनोनीत सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत रहते हैं दोस्तों, इनको मत देने का पावर भी नहीं होता। साथ साथ दोस्तों प्रत्येक जनगणना के पश्चात वार्डों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा और सामान्य वर्ग ओबीसी एससी एसटी महिलाओं हेतु आरक्षण की विशेष प्रावधान रहेगा। और दोस्तों धारा नंबर जो 7 है वो नगर पालिका की पदावधि की बात करती है। नगर पालिका की जो पदावधि है दोस्तों प्रथम बैठक के 5 साल के अंतर्गत होगी, प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होगी दोस्तों। और अगर विघटन हो जाता है तो 6 माह में दोस्तों निर्वाचन होगा दोस्तों, और 6 माह में निर्वाचन होगा और जो शेष जो नई नगर पालिका जो होगी उसका कार्यकाल शेष कार्यकाल होगा जितना भी बचेगा। ये दोस्तों आपकी धारा नंबर 3 परिसीमन की बात करती है। 4 में छूट आता है, 5 में दोस्तों नगर पालिका की स्थापना और दोस्तों उनकी निगमन की बात आती है, 6 में दोस्तों नगर पालिका की संरचना आती है, 7 में पदावधि का उल्लेख है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा नंबर आपकी 8, धारा नंबर 9 और धारा नंबर 10 के बारे में बात करने वाला हूँ। धारा नंबर 8 जो है वो नगर पालिका के शासन की बात करती है। धारा नंबर 9 में दोस्तों वार्डों के विभाजन की बात आती है और धारा नंबर 10 में दोस्तों वार्डों के निर्धारण की बात आती है। धारा नंबर 8 में ये लिखा गया कि नगर पालिका का जो शासन होता है वो उनके अध्यक्षों में निहित होता है। जैसे नगर पालिका का प्रमुख अध्यक्ष होता है, नगर परिषद का प्रमुख सभापति होता है और नगर निगम का जो प्रमुख होता है महापौर होता है। उन्हीं के द्वारा इनका शासन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर इनको रेगुलेट करने की बात आती है। धारा नंबर 9 में वार्डों का विभाजन आता है। वार्डों का जो विभाजन होता है जनसंख्या के बिहाव पर होता है दोस्तों, और वार्डों की बात आती है तो न्यूनतम वार्डों की संख्या आपको पता है दोस्तों कितनी होती है? 20 होती है। और उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वहां की पॉपुलेशन के आधार पर दोस्तों वार्डों का विभाजन होता है। एक बात जानने की कोशिश करना, वार्डों का जो विभाजन होता है वो समान जनसंख्या के बिहाव पर होता है, ये नहीं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के। जैसे मान लो ये कह दिया गया कि 10,000 तक की जनसंख्या जहां होगी वहां पर वार्ड 1 होगा, 10,000 तक की जनसंख्या पर वार्ड बनेंगे तो पूरे एरिया में पूरे राज्य में वार्डों का जो निर्धारण होगा उसी बिहाव पर होगा अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 9 की बात करें। धारा नंबर 10 में वार्डों का निर्धारण, जैसे कि धारा नंबर 9 में कह दिया कि दोस्तों टोटल 10 वार्ड होंगे, 10 वार्ड होंगे, ये बात धारा नंबर 9 में कह दी। अब वार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 जो वार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 किधर होगा? तो इसका निर्धारण उत्तर से पश्चिम कोण पर होता है।
और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कलेक्टर को आदेश दिया जाता है, वो वार्डों की अवधारणा या वार्डों का निर्धारण करता है कि वार्ड नंबर 1 कौन सा होगा, 2, 3, 4, 5 कौन सा होगा। और रोटेशन के आधार पर दोस्तों वहां पर सीटें रिजर्व रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 10 में। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको धारा नंबर 11, 12 और 13 के बारे में बात करूंगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा नंबर 11 में बताया गया कि नगर पालिका के लिए निर्वाचन, नगर पालिका के निर्वाचन की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। और राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है दोस्तों वो 5 वर्ष की समाप्ति से पहले नगर पालिका के लिए निर्वाचन करवाता है। अगर नगर पालिका का विघटन होता है तो 6 महीने में चुनाव कराने होते हैं। अगर अंतिम 6 माह में कोई चुनाव वगैरह नहीं होता, अगर विघटन अंतिम 6 माह से पहले होता है तो दोस्तों उसके केस में दोस्तों कोई भी चुनाव नहीं होता। चुनाव की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है। और दोस्तों निर्वाचन का जो कार्य होता है वो कर्मचारियों के द्वारा होता है जिनको राज्य सरकार अपॉइंट करती है। ये बात सारी धारा नंबर 11 में बताई गई है। धारा नंबर 12 में बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को उप निर्वाचन आयुक्त को या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को दे देता है, मतलब अपना काम दूसरों को डेलीकेट कर देता है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन धारा नंबर 12 में, और राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को उप निर्वाचन आयुक्त को देता है या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को दे देता है। और धारा नंबर 12 में 13 में प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की बात आती है, यानी वोटर लिस्टिंग की बात आती है, वोटर लिस्टिंग। दोस्तों मैं बता दूं धारा नंबर 13 के अनुसार प्रत्येक वार्ड की जो वोटर लिस्ट है वो दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिक यानी मैंने निर्वाचन जो आपका निर्वाचन रजिस्टर जो अधिकारी होगा, ERO होगा, उसके द्वारा तैयार की जाती है। और एक वार्ड में एक से अधिक हो सकता है। निर्वाचक सूची में शामिल होने के लिए दोस्तों उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी के बिहाफ पर, और वो मामूली तौर पर उस वार्ड का निवासी होगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कि MP और MLA, दोस्तों ये जिस वार्ड के मेंबर्स होते हैं वो वहीं के सदस्य होते हैं, चाहे MLA MP कहाँ के हो इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो जिस वार्ड से वहीं के सदस्य माने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति वार्ड से अनुपस्थित रहता है, कहीं दूसरी जगह रहता है, लेकिन वो फिर भी उसी वार्ड का मेंबर माना जाएगा। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको अपने वार्ड का मेंबर नहीं मानते, जैसे मानसिक कोई रोगी है, इसके बाद दोस्तों किसी भूमि पर या किसी मकान पर कोई कब्जा करके रह रहा है, होटल हॉस्टल अगर कुछ भी होता है दोस्तों वहां पर अपराधी कैटेगरी का या कारावास में कोई रह रहा है, उनको दोस्तों वार्ड का मेंबर नहीं समझा जाता। ये 3 धाराएं थी दोस्तों, 11 नगर पालिका के लिए निर्वाचन, 12 राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन, और 13 प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। आज की इस शॉर्ट्स वीडियो में दोस्तों धारा नंबर 14, 15, 16, 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। धारा नंबर 14 में दोस्तों ये बताया गया है कि जो निर्वाचक नामावली होती है यानी जो वोटर लिस्ट होती है उसके लिए कौन व्यक्ति अयोग्य होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, एक तो भारत का जो नागरिक नहीं है वो, एक दोस्तों विकृत अगर या सक्षम न्यायालय द्वारा दोस्तों उसे घोषित किया गया है, मतलब कि पागल है, दिवालिया या कोई भी है दोस्तों, वो व्यक्ति निर्वाचक नामावली के लिए अयोग्य होता है। और निर्वाचन में अगर कोई भ्रष्ट आचरण करता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति को भी निर्वाचक नामावली के लिए अयोग्य माना जाता है, अर्थात उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रखा जाता। यह बात धारा नंबर 14 में बताई गई। धारा नंबर 15 में दोस्तों मिथ्या घोषणा की बात की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से झूठ बोलकर फ्रॉड करके निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाता है या हटवाता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 15 की बात करें तो। धारा नंबर 16 में दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात आती है, और धारा नंबर 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी की बात आती है। धारा नंबर 16 में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, जो वर्तमान में प्रवीण गुप्ता है, उसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के माध्यम से करता है। वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य है दोस्तों वो मधुकर गुप्ता है मित्रों, और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो प्रवीण गुप्ता है दोस्तों। ओके, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, इसका जो काम होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के मतलब उनका सुपरविजन करना, उनको कंट्रोल करना, डायरेक्शन करना, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के सारे कार्य देखता है। जबकि दोस्तों धारा नंबर 17 में जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो प्रत्येक जिले में कम से कम एक होता है, कार्यभार ज्यादा होने पर वर्कलोड ज्यादा होने पर एक से ज्यादा भी हो सकता है। इस जिला निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है राज्य सरकार के परामर्श से। और दोस्तों जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बताए गए सारे कार्यों को देखता है। दोस्तों ये 4 धारा कैसी लगी? धारा नंबर 14 निर्वाचन नामावली के लिए अयोग्यता, 15 में मिथ्या घोषणा, 16 में मुख्य निर्वाचन
अधिकारी और 17 में आ जाएगा दोस्तों आपका जिला निर्वाचन अधिकारी। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से धारा नंबर 18, धारा नंबर 19 और धारा नंबर 20 के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, धारा नंबर जो 18 में, धारा नंबर जो 18 आप लोगों के सामने है उसमें बताया गया कर्मचारी उपलब्ध कराना। अब बात यह थी कि कर्मचारी उपलब्ध कराना किसके लिए? भाई आपको बताया है कि वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। निर्वाचक नामावली तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है ईआरओ की होती है, मतलब इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की होती है। ओके, यानी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी की होती है। अब वो बेचारा अकेला सारा काम कर नहीं सकता, तो अकॉर्डिंग धारा 18 में कहा गया कि उसको कर्मचारियों की जरूरत होती है। ओके, तो कर्मचारी जो उपलब्ध कराएगा दोस्तों किसका? सीईओ। सीईओ हो गया तो मुख्य निर्वाचक जो अधिकारी होगा, मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी होगा उसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे ईआरओ को। और वो कर्मचारी कहां से लाएगा? स्थानीय प्राधिकरण संस्थाओं के द्वारा, या दोस्तों जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संस्थाओं जो राज्य सरकार के अंडर के, उनमें से कर्मचारी उसको दिए जाएंगे। फिर धारा नंबर 19 कहती है कि जो कर्मचारी ईआरओ को मिले हैं उन सभी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, डेपुटेशन के अंतर्गत माना जाएगा, यानी डेपुटेशन के अंतर्गत वो कार्य करेंगे ऐसा माना जाएगा। और धारा नंबर 20 में कहा जाता है कि जिन कर्मचारियों को यह काम दिया गया, निर्वाचक नामावली तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों को भंग करते हैं तो पदीय कर्तव्यों को भंग करने पर, चाहे वो ईआरओ हो चाहे निर्वाचक नामावली से संबंधित कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, सही ढंग से काम नहीं किया, तो उस पर 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना या 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा दी जाएगी, या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। ये थी दोस्तों आज की इस धारा 18 कर्मचारियों की व्यवस्था करना, धारा 19 जो कर्मचारी होंगे वो डेपुटेशन पर माने जाएंगे, और धारा 20 दोस्तों कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों को भंग करते हैं तो उनको सजा दी जाएगी। ओके, थैंक यू। आज इस वीडियो में धारा 21, धारा 21A और धारा 22 के बारे में बात करेंगे। धारा नंबर 21 में यह कहा गया कि सदस्य के लिए योग्य व्यक्ति की नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कौन व्यक्ति योग्य है, इसकी बात आती है तो पॉइंट नंबर 1 रहता है कि वो व्यक्ति एक तो वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए। वार्ड का निर्वाचक मतलब वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। यहां पर आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जैसे वार्ड नंबर 2 से वो चुनाव लड़ना चाहता है तो जरूरी नहीं कि वार्ड नंबर 2 की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, उसका नाम दोस्तों उस नगर पालिका के अन्य किसी वार्ड में भी उसका नाम हो सकता है। एक बात क्लियर करना, उसकी आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए तो रिजर्व उम्मीदवार होगा, SC ST OBC जो भी होगा। और अन्य शर्तें दोस्तों आती है कि उसके लिए 2019 से शर्त आई थी, उसके घर में स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। यह है दोस्तों सदस्य बनने की योग्यता। धारा नंबर 21A में कहा गया कि कुछ स्थानों पर यानी कुछ वार्डों में राज्य सरकार विशेष योग्यता रखती है, जिसमें उम्र 21 से लेकर 35 वर्ष तक के उम्मीदवारों को वहां चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है। मतलब आयु वर्ग, मतलब होता है युवा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए यह भी कहा गया कि दोस्तों की जो रिजर्व सीट है, अगर मान लो किसी वार्ड में रिजर्व सीट है दोस्तों, ओके, मान लो वार्ड है, मतलब सपोज करो कोई नगर पालिका में टोटल मिला के 20 वार्ड है, 20 में से मान लो 8 वार्डों में रिजर्व सीट है, उन 8 में से मैक्सिमम 2 सीटों पर दोस्तों इस तरह का विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को रखा जा सकता है। और यदि 3 से कम सीट है तो वहां पे एक ही रखा जाएगा अधिकतम। विशेष योग्यता की बात करें और अनरिजर्व सीट की बात करें तो अनरिजर्व सीट में दोस्तों मैक्सिमम 5 सीटों पर हो सकता है। 5 सीटों के लिए विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को रखा जा सकता है जिनकी आयु 21 से 35 हो सके। लेकिन अगर मान लो अनरिजर्व सीट 5 से कम है तो वहां पर केवल एक ही वार्ड पर, एक ही सीट पर दोस्तों विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को रखा जाएगा जिसकी उम्र 21 से 35 होगी। धारा नंबर 22 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड पर चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर लड़ता है दोस्तों, अगर एक व्यक्ति ने एक से अधिक वार्डों में नामांकन दाखिल करवाया तो नामांकन की अंतिम तारीख के 3 बजे तक उसे नामांकन वापस लेना होगा। अगर उस बंदे ने नामांकन वापस नहीं लिया तो यह समझा जाएगा कि उसका नामांकन सभी से वापस समझाएगा, यानी सभी जगह से उसका नामांकन वापस समझा जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये थी दोस्तों आज के इस सेशन की 3 धारा। धारा 21 जिसमें सदस्यों की योग्यता की बात आती है, धारा 21A जिसमें कुछ स्थानों पर विशेष योग्यता की बात आती है, और धारा 22 एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर रोक की बात आती है। आज अपन दोस्तों इस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से धारा नंबर आपकी 23, धारा 24 और धारा 25 के बारे में बात करेंगे। धारा नंबर जो 23 है उसमें यह बताया गया है मेरे प्यारे साथियों कि जितने भी दोस्तों ये आपके यान हैं, यानों ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध की बात की गई। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सपोज करो दोस्तों आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ने के बाद नगर पालिका के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे कि आप इतने समय तक दोस्तों गाड़ियों में अपने हाई उल्ला कर सकते हो, लाउड स्पीकर से आप प्रचार कर सकते हो, बोर्ड या वगैरह जो भी लगा सकते हो, लेकिन एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद अगर आप करते हो तो आपको सजा मिलेगी। यानी निर्वाचक की अधिसूचना की तारीख से संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया तक आपको सरकार के आदेश अनुसार अपना प्रचार करना होगा, हाई उल्ला नहीं करना पड़ेगा। इस कौन नहीं करेगा? उम्मीदवार और उसका कोई भी प्रतिनिधित्व एजेंट है।
वो नहीं करेगा। अगर मान लो उसने निर्वाचन आयोग की बात को नहीं माना तो उनको सजा मिलेगी। सजा दोस्तों पहले 2,000 रुपये लगते था, सजा अब 5,000 रुपये की सजा होगी और 6 वर्ष तक की सदस्यता चुने जाने पर प्रतिबंध होगा। 6 वर्ष तक दोस्तों उसे सदस्य चुनने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा अगर उसने राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार के रूल्स को नहीं माना और दोस्तों एडवर्टाइजमेंट करता गया, प्रचार करता गया, लिमिट्स को क्रॉस करता गया तो उसको सजा मिलेगी। सीधी बात है, धारा नंबर 23 के अनुसार। ओके, धारा नंबर 24 में ये कहा गया कि सदस्य के लिए अयोग्यता, मतलब नगर पालिका का सदस्य कौन नहीं बन सकता, पार्षद वगैरह का चुनाव कौन नहीं लग सकता, इस बात का जो उल्लेख है धारा 24 में। जैसे कि न्यायालय के द्वारा 6 माह या अधिक का कारावास उसने प्राप्त कर लिया या प्राप्त कर लिया, काट लिया, वो आपका वोट नहीं लड़ सकता, परंतु 6 वर्ष के बाद वो ऐसा कर सकता है। 5 वर्ष या अधिक सजा का विचाराधीन है। अगर मान लो ऐसा कोई मामला है कि उसको 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल सकती है तो उसको भी वोट देने का, मतलब वो भी सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। साथ साथ नगर पालिका की संपत्ति या निधि का गबन करने का दोषी पाया जाता है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में उसको सजा प्राप्त हुई हो, आईपीसी 1973 की धारा 110 के तहत उसको सजा मिली हो, ऐसा व्यापार जो वैध नहीं है, या 27 नवंबर 1995 के बाद 2 वर्ष से अधिक संतान अगर हो, या दोस्तों केंद्रीय राज्य सरकार से कोई पूर्णकालीन या अंशकालीन पद धारण कर रखा हो यानी गवर्नमेंट पद पर हो, वो दोस्तों सदस्य के लिए साधारण अयोग्य माना जाएगा, अर्थात वो नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। धारा नंबर 24 के अनुसार। धारा नंबर 25 में मतदान के अधिकार की बात आती है कि दोस्तों कि नगर पालिका के चुनाव में मत देने का अधिकार किसके पास है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे साथियों, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा, यानी दोस्तों वोटर लिस्ट में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति मतदान दे सकता है। और दोस्तों एक से ज्यादा मत नहीं देगा, एक जगह पर 201 से ज्यादा वार्डों में मत नहीं देगा। मतदान अगर वो करेगा दोस्तों जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। आज इस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम धारा नंबर 26, 27 और 28 के बारे में बात करेंगे। धारा नंबर 26 जो कहती है कि निर्वाचन में मत देने का तरीका, मतलब वोट देने का तरीका कैसे होगा। तो वोट देने के तरीके दोस्तों या तो हो सकता है मतपत्र के माध्यम से, लिफाफा डाला बॉक्स में तो मतपत्र के माध्यम से वोट दिया जा सकता है, या ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट दिया जा सकता है, लेकिन प्रॉक्सी वोट नहीं दिया जा सकता। ये नहीं कि दोस्तों मैं खाना खा रहा हूं यार भाई को बोलते तू जाके वोट दिया मेरी तरफ से, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अपना वोट अपने को ही देना पड़ेगा दोस्तों। ओके, एक से अधिक उम्मीदवारों को अगर आपने वोट दिया तो आपका वोट खराब चला जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों, किसी को भी नहीं माना जाएगा कि आपने किसको वोट दिया। ये बात आती है धारा नंबर 26 के अंतर्गत। दोस्तों चलते हैं धारा नंबर 27 में। धारा नंबर 27 कहती है दोस्तों, अध्याय नंबर 2 धारा नंबर 27 कहती है आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएगी। अगर भाई नगर पालिका के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है, छोड़ देता है, कुछ भी हो जाता है दोस्तों, या अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उस केस में आकस्मिक पदों की जो रिक्ति है वो यथाशीघ्र उप निर्वाचन से भरी जाएगी, जिसकी तारीख राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर भरी जाएगी दोस्तों, लेकिन अगर 6 महीने से कम समय बचता है तो आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति नहीं की जाएगी। एक खास बात बता दो, जो नवनिर्वाचित सदस्य बनेगा उसका जो कार्यकाल होगा वो शेष समय के लिए होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों 4 साल के बाद नगर पालिका का कोई सदस्य आकस्मिक पद से रिक्त हो जाता है तो साल बचा एक, तो 1 साल के लिए नया सदस्य बनेगा। ओके, आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति करेगा अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 27। धारा नंबर 28 कहते हैं निर्वाचन अपराध। अगर कोई सदस्य निर्वाचन वोटिंग के दौरान कुछ भी गलती करता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1921 के प्रोविजंस के तहत अगर वो शपथ पत्र में या घोषणा पत्र में या मिथ्या घोषणा करता है, छुपाता कोई बात को या कुछ भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो निर्वाचन अपराध माना जाएगा अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 28। और ऐसे व्यक्ति को 6 माह का कारावास या अथवा जुर्माना अथवा दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। आज इस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम धारा नंबर 29, धारा नंबर 30 और धारा नंबर 31 के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अध्याय नंबर 2 जिसकी धारा नंबर 29 कहती है भ्रष्ट आचरण के बारे में। कोई भी दोस्तों नगर पालिका का सदस्य वगैरह है, जो उम्मीदवार है या उसका एजेंट है या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो उसकी सदस्यता को खारिज कर दिया जाता है, वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकता। अब बात आती है कि दोस्तों भ्रष्ट आचरण में किन किन चीजों को शामिल करते हैं। भ्रष्ट आचरण में आती है दोस्तों रिश्वत या दोस्तों इनाम या अन्य कुछ लाभांश देकर या दोस्तों लोगों को लाभान्वित करने के लिए दोस्तों इस तरह का कुछ भी काम करता है, वो एक भ्रष्ट आचरण माना जाता है जिससे वो वोट ले सके। धर्म जाति भाषा के आधार पर वोट मांगता है, देवी शक्तियों का प्रकोप दिखाता है, सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी देता है, या वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाता ले जाता है दोस्तों, या सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करता है। इस तरह का कुछ भी वो कार्य करता है उसे भ्रष्ट आचरण माना जाता है धारा नंबर 29 के आधार पर। ओके, लेकिन एक बात है ना, घोषणा पत्र में अगर कोई भी घोषणा होती है उसे अपन भ्रष्ट आचरण की कैटेगरी में शामिल नहीं करते, याद रखना।
धारा नंबर 30 कहती है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता, भाई सिविल न्यायालय की अधिकारिता है। मैं बता दूं दोस्तों, निर्वाचन संबंधी मामलों में कोई भी अधिकारिता नहीं होगी। मतलब कि कौन सा वार्ड होगा, वार्ड का क्षेत्र क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, कौन क्या होगा, इस बारे में कोई भी दोस्तों सरकार को चुनौती नहीं देगा। सिविल न्यायालय की अधिकारिता वहां पर नहीं होगी। सिविल न्यायालय उस मामले में कुछ नहीं बोलेगी। वार्डों के परिसीमन नामावली को लेकर, वार्डों के स्थान को आवंटन को लेकर न्यायालय में कोई चुनौती नहीं होगी। धारा यानी कि कल को आप बोलते कि हमारा वार्ड तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आप कोई चुनौती नहीं दे सकते। और धारा नंबर 31 कहती है निर्वाचन याचिका। अगर आप मान लो सपोज करो धारा 29 के तहत कोई भ्रष्ट आचरण करता हुआ पाया, या नामांकन में अनुचित हुआ, या अपन निर्वाचित उम्मीदवार की अयोग्यता को लेकर आपने किसी को दोषी करार दे दिया, और जबकि वो बेचारा दोषी नहीं है, फिर भी उसको दोषी करार दिया जाता है, तो वो दोस्तों याचिका रखेगा। और याचिका रखेगा, निर्वाचन याचिका जो कि निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंतर्गत दोस्तों याचिका करेगा। और दोस्तों वो भी कहां पर, जिला न्यायाधीश के समक्ष। जिला न्यायालय में अपनी याचिका रखेगा, 30 दिन में रखेगा निर्वाचन की तारीख से। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से धारा नंबर 32, धारा नंबर 33 और धारा नंबर 34 के बारे में बात करेंगे। धारा नंबर 32 कहती है दोस्तों कि जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। भाई अगर कोई भी उम्मीदवार जिला न्यायाधीश के डिसीजन से संतुष्ट नहीं होता, तो वो उसको क्या करेगा, उसकी अपील करेगा। अपील कहाँ करेगा, हाईकोर्ट में करेगा, उच्च न्यायालय में करेगा। और अपील कब करेगा, तो 30 दिन के भीतर, यानी आदेश आने के 30 दिन के भीतर अपील करेगा। यदि दोस्तों वो कार्य 30 दिन के अंदर कारण नहीं कर पाता, तो उस रीजन देगा कि मैंने 30 दिन में अपील क्यों नहीं की। अगर रीजन सही लगता है तो दोस्तों उसकी अपील को सुना जाएगा। ये बात धारा नंबर 32 में बताई गई। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों बता दो, धारा नंबर जो 33 के, अच्छा धारा नंबर 32 में एक बात होती है, उच्च न्यायालय में अपील होने के बाद दोस्तों 3 महीने के अंदर उसको डिसीजन देना पड़ेगा। और जिला न्यायाधीश के विरुद्ध जो अपील होती है, उच्च न्यायालय का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, अगर अपील यहां पर हो रही है तो। यानी उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। धारा नंबर 33 कहती है कि समस्त उम्मीदवारों के निर्वाचन को रद्द माना जाएगा या दोस्तों अप्रास्त माना जाएगा। ओके दोस्तों, यदि दोस्तों 2/3 सदस्य, या देखो जो सुनो, समस्त सदस्य या दोस्तों 2/3 या उससे अधिक सदस्यों को धारा 31 और 32 के अपील के बाद अगर दोस्तों शून्य घोषित कर दिया जाता है या उनका परिणाम रद्द हो जाता है, तो राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देगी और दोबारा से नगर पालिका का गठन करेगी। अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 33 की बात आती है। मैं दोबारा समझाता हूं। धारा नंबर 33 में बताया गया कि अगर सारे उम्मीदवार, अगर मान लो उनके खिलाफ कोई बात आती है, कोई फ्रॉड को लेकर, कोई झूठे भ्रष्ट आचरण को लेकर, और वो बात सही हो जाती है समस्त उम्मीदवारों की या 2/3 सदस्यों की, तो दोस्तों उस केस में दोस्तों क्या होगा, उस निर्वाचन प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और दोबारा से नगर पालिका को विघटित करके पुनः नगर पालिका का गठन किया जाएगा। धारा नंबर 33 में। धारा नंबर 34 में आदेश हो या 201 आदेश हो और विनिश्चय का अंतिमता मानी जाती है। सीधी बात है भाई, धारा नंबर 31 में अगर अपील हुई है तो जिला न्यायाधीश का डिसीजन फाइनल होगा, और धारा 32 में उच्च न्यायालय के डिसीजन को अंतिम माना जाएगा। उसके बाद उच्च न्यायालय के बाद दोस्तों उसकी कोई अपील नहीं होगी, वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 34। आज इस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से धारा नंबर आपकी 35, धारा नंबर 36 और धारा नंबर 37 के बारे में बात करेंगे। धारा नंबर 35 में दोस्तों ये बात लिखी गई है दोस्तों कि अगर कोई भी सदस्य जो है, नगर पालिका का कोई सदस्य है या कोई प्रत्याशी है, वो दोस्तों धारा 28 के तहत अगर निर्वाचन अपराध का दोषी पाया जाता है या धारा 29 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे सदस्यों को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बात धारा नंबर 35 में बताई गई साफ साफ। धारा नंबर 36 में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है, वो तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है मित्रों, उस सदस्य की जो 6 वर्ष की अयोग्यता तय कर दी है, उसको कम भी कर सकती है और उसको हटा भी सकती है। ये पावर राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। मतलब ये हुआ कि धारा नंबर 35 और धारा नंबर 36 दोनों आपस में जुड़ी हुई है। यहां पर 6 वर्ष तक उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को लगता है कि सदस्य के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है, ऐसा उसने कुछ किया नहीं था, या आचरण सही था, या जो भी कुछ था, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस अवधि को कम कर सकती है या उसको हटा सकती है। ये पावर राज्य निर्वाचन आयोग के पास है अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 36 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की चैप्टर नंबर 2 के तहत। धारा नंबर 37 में पद की शपथ की बात आती है। भाई सदस्य जीतने के बाद अपनी पद की शपथ लेता है। शपथ दोस्तों 1 माह के भीतर लेनी होती है। पहले ये शपथ जो होती है कलेक्टर के सामने ली जाती है, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो भी प्राधिकृत व्यक्ति होगा वो किसी को भी तय कर सकते। राज्य सरकार के पास पावर है कि वह शपथ आपको ये दिलाएगा, उस व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने में विफल रहता है तो उस स्थान को खाली माना जाता है। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे विचाराधीन कैदी का मामला हो गया, अगर दोस्तों अगर बात करें पर निरुद्ध व्यक्ति कोई हो गया या कोई राजनीतिक कैदी होगा, इनको 1 माह की छूट मिल सकती है। बेसिकली धारा नंबर 37 में पद की शपथ है, 1 महीने के भीतर शपथ लेनी होगी और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी।
मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आपको धारा 38, धारा 39 और धारा 40 के बारे में बात करने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अध्याय नंबर 2 धारा नंबर 38 जो है त्याग पत्र के बारे में बात करती है। नगर पालिका का कोई भी सदस्य जो है अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा, लेकिन त्याग पत्र देने से पहले वो अपने उस त्याग पत्र को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित करवाएगा। उसके बाद वो अपना जो त्याग पत्र है वो अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष के द्वारा उस त्याग पत्र को 15 दिन में स्वीकार किया जाएगा। अगर अध्यक्ष उस त्याग पत्र को 15 दिन में स्वीकार नहीं करता तो यह माना जाएगा कि अध्यक्ष के द्वारा उस त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न ये अपने दिमाग में आता है कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो बेसिकली तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में इसके बारे में कोई भी प्रोविजंस नहीं है कहीं पर भी, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के आधार पर यह कहा गया कि जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देगा। ये बात थी धारा नंबर 38 से संबंधित जो त्याग पत्र की बात करते हैं। धारा नंबर 39 में सदस्यों को हटाए जाने के प्रोविजंस बताए गए कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के जितने भी जो मेंबर्स हैं उनको कैसे कैसे हटाया जा सकता है। ये बात धारा 39 में इसमें कहा गया कि कोई भी अगर सदस्य है वो बिना अनुमति के 3 या 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और कोई रीजन नहीं बता पाता। धारा 37 में अगर शपथ लेने में विफल रहता है, 1 महीने में शपथ नहीं लेता तो कोई कारण नहीं बताता तो उसको सदस्य से हटाया जाएगा। इसका धारा 14, धारा आपकी 24, धारा 21 में अगर भी इसकी कोई भी अयोग्यता देखने को मिलती है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों कि अगर कोई मेंबर कर्तव्य पालन में किसी भी प्रकार का गलत आचरण करता है या आचरण करता हुआ पाया जाता है तो उसको सदस्यता से हटाया जाएगा। सदस्यता से हटाए जाने का जो प्रोविजन वो राज्य सरकार या राज्य स्तरीय सेवा का कोई अधिकारी करेगा और राज्य सरकार के द्वारा उसकी जांच होगी। जांच के दौरान उसको सस्पेंड रखा जाएगा, लेकिन उस सदस्य को अपनी बात बोलने का मौका दिया जाएगा। भाई आपको हटाया जा रहा है, अपने बारे में कुछ कहना चाहो तो कहो, बोलने का अधिकार तो दिया जाएगा। और राज्य सरकार जब उसको हटा देगी, आदेश दे देगी, उसके बाद आप उसको कहीं पर भी दोस्तों वो नहीं कर सकते। न्यायालय में आप उसको मतलब कहते हैं चैलेंज नहीं करोगे, लास्ट डिसीजन राज्य सरकार का होगा हटाने की बात करें तो। धारा 40 में दोस्तों पदावधि की समाप्ति के पश्चात जांच की बात की जाएगी कि नगर पालिका का कोई सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह जो भी है, अगर मान लो कि उसका कार्यकाल खत्म हो जाता, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता, खत्म होने के बाद लगता है कि यार उसने कोई गलत काम किया था, उसने गलत घोषणा की थी, कुछ भी किया था, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस पर जांच बिठवाएगी। जांच बिठाने का अधिकार वो ये कहकर बरी नहीं हो सकता यार मैंने तो 5 साल निकाल दिए, मजे हो गए, ऐसा नहीं होता। जांच बैठ सकती और पूर्व कार्यकाल की जांच चालू रखी जाएगी और पुनर्निर्वाचन पर धारा 39 के प्रोविजंस लागू होंगे। ये बात धारा नंबर 40 में बताएगी। ये थी दोस्तों आज की इस शॉर्ट वीडियो की 3 धारा। 38 में त्यागपत्र, 39 में सदस्यों को हटाया जाना और 40 में पदावधि के समाप्ति के पश्चात जांच। आज धारा नंबर 41, धारा नंबर 42 और धारा नंबर 43 के बारे में मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अध्याय नंबर 2 जिसके अंतर्गत धारा नंबर 41 में कहा गया कि धारा 39 के अधीन अगर किसी नगर पालिका के सदस्यों को हटा दिया जाता है या उसकी अयोग्यता की बात आती है तो दोस्तों उसको 6 वर्ष तक के लिए पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध रखा जाएगा। यानी दोस्तों वो दोबारा निर्वाचन नहीं कर सकता। अगर किसी सदस्य को धारा 39 के तहत हटाया जाता है या धारा 40 में जांच निष्पक्ष करके उसकी चलती है तो उसको 6 वर्ष तक के पुनर्निर्वाचन के लिए दोस्तों प्रतिबंध रखा जाएगा। धारा नंबर 42 ये कहती है मेरे प्यारे साथियों कि अगर कोई नगर पालिका का मेंबर है और मेंबर होने के साथ साथ MP और MLA का कोई चुनाव लड़ता है और वहां पर जीत जाता है तो 14 दिन के अंतर्गत दोस्तों उनमें से किसी एक पद को धारण करना पड़ेगा। यानी कि सभी बार राजा बन के बैठा रहे, एक पद को धारण करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नगर पालिका की सदस्यता पद रिक्त समझा जाएगा। ओके, दोनों हाथों में लड्डू नहीं लेगा। ओके, धारा नंबर 43 कहती है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, जबकि नगर परिषद में दोस्तों सभापति और उप सभापति होगा। नगर निगम में महापौर, उप महापौर होगा और अध्यक्ष हेतु दोस्तों विशेष प्रावधान रहेंगे। SC ST OBC जो महिला होती है वो प्रोविजंस रहेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर नगर पालिका का कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 1 माह तक अनुपस्थित रहते बिना मंजूरी के, बिना किसी मतलब छुट्टी मंजूर किए तो उस पद को रिक्त समझा जाएगा और इस रिक्त पद की जो पूर्ति है वो 6 माह में भरी जाएगी। अगर 6 महीने में वो रिक्त पद नहीं भरा जाता तो उसको 3 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है धारा नंबर 43 के अंतर्गत। शॉर्ट्स में बताऊं तो धारा 41 में अगर ये बताएगा कि जो 39 के तहत अयोग्य होगा वो 6 महीने तक 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ओके, 42 में एक साथ 2 पदों को साथ धारण नहीं कर सकता और 43 में दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष होगा, यानी एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होगा। ये बात आपके शॉर्ट्स में रहती है दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अध्याय नंबर 2 का नाम है राजस्थान नगर पालिका का गठन एवं शासन, जिसमें धारा 3 से लेकर धारा 50 तक है। इस शॉर्ट्स वीडियो में दोस्तों धारा 44, धारा 45 और धारा 46 की बात करूंगा। धारा 44 में साफ साफ लिखा गया दोस्तों कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है कि भाई साहब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपने जो चुना है ना, वो गलत तरीके से चुना गया है, हम इसको चुनौती दें। और जो चुनौती देने वाला उम्मीदवार है, प्रतिद्वंद भी है, वो 1000 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराएगा। ये चुनौती जो है मैं तो जिला न्यायालय में होगी और जिला न्यायालय ने इस चुनौती को अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है, अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 44 की बात करें। और अगर चुनौती गड़बड़ लगती है, गलत तरीके से चुनौती होती है, तो उसकी राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यह बात आती है धारा नंबर 44 में कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। धारा नंबर 45 कहती है नगर पालिका के कार्य। अब नगर पालिका के मुख्य कार्य जो होते हैं, कार्य क्या क्या होते हैं? अबाधन नगर पालिका लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना, सार्वजनिक मार्ग और भवनों की रोशनी की व्यवस्था, आग बुझाना संबंधित कार्य, सार्वजनिक की रक्षा करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण की बात करना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण पर सहायता करना, शैक्षणिक और खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना और अन्य कार्य, ये नगर पालिका के कार्य। सीधी सी बात है, धारा नंबर 45 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया। धारा 46 में नगर पालिका के अन्य कार्य, ये तो नगर पालिका के मुख्य कार्य। नगर पालिका के मुख्य कार्यों का जो वर्णन है वो धारा नंबर 45 में, और नगर पालिका के अन्य कार्य जैसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में और सामुदायिक संबंधों के समय, ये नगर पालिका के अन्य कार्य अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 46। ये थी दोस्तों आज के इस शॉर्ट्स वीडियो की 3 धारा। 44 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देना, 45 में दोस्तों नगर पालिका के मुख्य कार्य और 46 में नगर पालिका के अन्य कार्यों का उल्लेख किया गया। धारा 47, धारा 48, धारा 49, 2050 की बात करूंगा, यानी अध्याय नंबर 3 कंप्लीट करने वाला हूं। धारा नंबर 47 में यह कहा गया कि सरकार द्वारा समूह निर्देशित करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा धारा नंबर 45 में नगर पालिका के मुख्य कार्यों का उल्लेख किया गया, धारा नंबर 46 में नगर पालिका के अन्य कार्यों का उल्लेख किया गया। धारा 47 कहती है कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश देकर नगर पालिका को अन्य कार्य भी दे सकती है जो वो अपेक्षा करती है कि नगर पालिका उन काम को करेगा, और नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्यों से मना नहीं करेगी। ये उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में चलती है। ओके मित्रों, ये बात धारा नंबर 47 में बताई गई है। धारा नंबर 48 में बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, कि दोस्तों नगर पालिका के अध्यक्ष का क्या काम होगा और उपाध्यक्ष का क्या काम होगा। उपाध्यक्ष का तो ये काम होगा कि अध्यक्ष जो भी उसे बताएगा वो सारा काम करना पड़ेगा, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे काम उपाध्यक्ष करेगा। ये बात आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि धारा 48 के अंतर्गत अध्यक्ष की क्या काम है। अध्यक्ष दोस्तों एक तो नगर पालिका की बैठकों को आयोजित करवाएगा, नगर पालिका की वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखेगा, अपने कर्तव्यों को शक्तियों का प्रयोग करेगा, कोई संकल्प नगर पालिका के हितों के अगर विरुद्ध है तो अपनी राय देगा और उस मामले को राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अगर उसको लगता है कि ये काम नगर पालिका के विरुद्ध है, इससे नगर पालिका को नुकसान होता है, तो नगर पालिका की इस तरह की राय नगर पालिका के इस गलत कार्य के संदर्भ में अपनी राय राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार का निर्णय फाइनल होगा। ये दोस्तों नगर पालिका के अध्यक्ष के काम है। उपाध्यक्ष दोस्तों ऐसी शक्ति और कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष उसे देगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की छुट्टी पर होने पर उसके समस्त कर्तव्य और शक्तियों का प्रयोग करेगा उपाध्यक्ष, अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 48 में। धारा नंबर 49 में बताया गया दोस्तों कि अभिलेखों की रक्षा। दोस्तों ईओ मतलब जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उसके क्या काम होंगे? तो सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटी में रखेगा, उनका रखरखाव रखेगा, समितियों व अध्यक्ष को सलाह देगा, बैठक में कोई विशेष टिप्पणी देगा, जानबूझकर अगर कर्तव्य भंग करता है तो दोषी समझा जाएगा, नगर पालिका के पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से उसे देती है। नगर पालिका के धन और संपत्ति के संबंध में कपट, गबन और चोरी की रिपोर्ट पर नगर पालिका को देगा। अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ को नियंत्रित करेगा। मतलब सारे सर्वे सरा है ईओ जो तुम बनने वाले हो। ओके, ये ईओ की जो तो ईओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों का जो उल्लेख है धारा 49 में, और धारा 50 में कार्यभार सौंपने की बात आती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो अध्यक्ष का कार्यभार जो उपाध्यक्ष को दिया जाएगा, अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्यों को दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आरक्षित वर्ग में है तो कार्यभार आरक्षित वर्ग को ही दिया जाएगा और कार्यभार 60 दिन से अधिक समय के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों नगर पालिका
विघटित हो जाती है या अन्यथा निष्क्रिय हो जाती है तो कार्यभार नहीं दिया जाएगा। उस स्थिति में कार्यभार धारा नंबर 302 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति को दिया जाएगा। और यदि दोस्तों कोई कार्यभार नहीं सौंपे तो हकदार व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने का पावर रखेगा कि मैं अपना कार्यभार लेकर रहूंगा। यह बात धारा नंबर 50 में बताइए। तो धारा नंबर 47 में समूह निर्देशित कार्यों की बात आ रही है। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों की बात आ रही है। 49 में दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है। और धारा नंबर 50 में कार्यभार सौंपने की बात आती है। ये थी दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और ईओआरओ की तैयारी करने के लिए बने रहे दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली चैनल पर। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।